सो वेलकम बैक टू गाइस अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि यहाँ पर हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस चल रही थी। एक क्लास हो चुकी है जिसमें आपको पहले चैप्टर किया दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो कि लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सिंपली वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप जरूर से जरूर शेयर करिए हमारी वीडियो को। अगर आप शेयर करते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है, और आपको यहाँ पर दोस्तों रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोज़ हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जल्दी से शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको इस पीडीएफ कुछ चाहिए तो आप सिंपली वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको यहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप वह भी पढ़ सकते हैं। तो जरूर जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो कि पहला चैप्टर का यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हो चुके थे, जो कि थोड़ा कम नंबर क्वेश्चन थे, लेकिन आज हमने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर आपको यहाँ पर दिलाने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि है बोहर का परमाणु मॉडल। यहाँ पर बोहर का परमाणु मॉडल जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ दोस्तों कई ईयर्स में पूछा गया है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर दिलाने वाला है। तो जरूर जरूर इसे याद कर लीजिए। चलिए हमको बताते हैं आप आखिर बोर का परमाणु मॉडल होता क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि परमाणु में जो कि इलेक्ट्रॉन निश्चित समकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षों में केंद्रक के चारों ओर घूमते रहते हैं दोस्तों। जो कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे मान लीजिए ये केंद्रक है, तो इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन दोस्तों चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि एक वृत्ताकार कक्षा में। और इन कक्षों को स्थिर अवस्था दोस्तों कहते हैं। अगर ये कक्षाएं जो कि यहाँ पर गति नहीं करती हैं, सिंपली इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं, तो इसलिए इन कक्षाओं को स्थिर अवस्था कहते हैं। और क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में घूमता रहता है तो उसकी ऊर्जा भी स्थिर रहती है दोस्तों। अगर कोई भी चीज़ हो, अगर एक ही कक्षा में यहाँ पर भ्रमण कर रही है या घूम रही है, तो उसकी ऊर्जा जो कि होगी वो नियत होगी, यहाँ पर स्थिर होगी। इसी तरीके से दूसरा जो कि यहाँ दोस्तों पहला टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिया, जिस अगर आपको यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल पूछा जाता है तो आप कम से कम यहाँ पर 5 पॉइंट तो लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो कि हमारा हो चुका है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित समकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षों में केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं, और इन कक्षकों में स्थिर अवस्था कहते हैं। तो इन कक्षों को क्या कहते हैं? स्थिर अवस्था कहते हैं, क्योंकि कक्षाएं स्थिर होती हैं। चूंकि जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में घूमता है तो उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। ये आप जानते ही हैं कि अगर कोई भी चीज़ एक ही जगह भ्रमण कर रही है, मान लीजिए अगर आप एक क्लास में ही टहल रहे हैं तो आपकी ऊर्जा नियत है, तभी तो आप एक ही जगह कर रहे हैं। अगर आपको ऊर्जा ज़्यादा मिल जाएगी तो आप दूसरी क्लास तीसरी क्लास से चाहते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए हम अपना दूसरा बिंदु है कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है दोस्तों। ये तो सही बात है कि जो भी कक्षाएं होंगी उसकी एक ऊर्जा होगी जो कि निश्चित होगी। और परमाणु के कक्षकों को के, एल, एम और एन शब्दों द्वारा दर्शाते हैं। इन्हें 1 2 3 4 आदि अंकों द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, जो कि इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मुख्य क्वांटम संख्याएं कहा जाता है, जो कि हमारा है के, एल, एम, एन, जो कि हमारी मुख्य क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, इसे आप याद कर लीजिए। और परमाणु के कक्षकों को के, एल, एम, एन शब्दों द्वारा दर्शाया जाता है, इसे भी आप याद कर सकते हैं, जो कि के, एल, एम, एन द्वारा परमाणु के कक्षकों को दर्शाया जाता है। और साथ ही साथ इन अंकों को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, जो कि होते हैं 1 2 3 4। दोस्तों इन अंकों को द्वारा परमाणु के कक्षकों को दर्शाया जाता है, और इन्हें हम मुख्य क्वांटम संख्याएं कहते हैं। 2 बिंदु हो चुके हैं। चलिए हम तीसरा बिंदु पढ़ते हैं, जो कि हमारा है जब एक इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में रहता है तो वह ऊर्जा की विकिरण करता नहीं है। मान लीजिए अगर कोई चीज़ स्थिर है तो वह ऊर्जा की विकिरण मतलब कि ऊर्जा ह्रास नहीं करेगा। आप ही अगर एक जगह बैठे हैं तो कोई भी ऊर्जा ह्रास नहीं हो रही है, क्योंकि आप वहाँ पर बैठे हैं, स्थिर हैं, तो आपकी कोई भी ऊर्जा लॉस नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप कोई एक स्थान दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, चाहे वो साइकिल से हो या फिर पैदल हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना ऊर्जा यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर विकिरण करेंगे। तो ये बात सही है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक स्थिर अवस्था में रहेगा तो वो ऊर्जा का विकिरण मतलब कि ऊर्जा ह्रास नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है तो ऊर्जा शोषित होती है, ये सही बात है। जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये कोई कक्षा है और एक कक्षा ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ दूसरी कक्षा में अगर जाएगा तो उसकी ऊर्जा ह्रास होगी ही होगी। ये भी एक पॉइंट है जो कि आप इसे जरूर याद करिए कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा शोषित होती है। इसके बाद है जो कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग मतलब कि MVR खंड h/2 पाई का पूर्णांक होता है।
ये आप याद कर लीजिए कि मान लीजिए कोई कक्षा है, तो पर जो इलेक्ट्रॉन है केवल उन्हीं कक्षाओं में यहाँ पर गति करेगा जिसका कोणीय संवेग मतलब कि यम वी या जो इसका फार्मूला होता है यस अपान 2 पाई का पूर्ण गुणक होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर पाएगा। तो ये था हमारा बोर का परमाणु मॉडल, जिसमें हमने आपको 5 पॉइंट बताया। पांचों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सरल शब्दों में हमने आपको बताया। आप जरूर जरूर इसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल कई बार पूछा गया है, तो अगर आप इसे याद करते हैं तो आपको यहाँ पर जरूर से जरूर अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है आप बाहु का नियम। यानी दोस्तों ये नियम बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में भी यही नियम उपयोग में लाया जाता है, और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये नियम पूछा जाता है कि आखिर आप बाहु का नियम होता क्या है। तो आप बाहु के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखे जाते हैं। अब आप इसे कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखे जाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले तो हमारा 1s है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो तीर लगाया है उसी तरीके से क्रम में आपको यहाँ पर देखना है। सिंपली इलेक्ट्रॉन जब पहले कक्षा में रखा जाएगा तो यहाँ पर 1s, इसके बाद कुछ ऊर्जा इसकी बढ़ेगी दिए जाएगा दूसरी कक्षा में जो कि होगा 2s, इसके बाद कुछ ऊर्जा बढ़ेगी दिया जाएगा 2p में, इसके बाद जब इसकी ऊर्जा बढ़ेगी दिया जाएगा 3s में, इसके बाद जब इसकी ऊर्जा बढ़ेगी तो यहाँ पर जाएगा 3p में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, वो भी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। तो यही कहा गया है, अब्बा ने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर तो नाइट्रोजन का यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, जो कि होता है इसका परमाणु क्रमांक 7। सिंपली पहले लिख देंगे हम 1s2, जो कि यहाँ पर यस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14। तो यहाँ पर समझिए हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p3, 2 और 2 4 और 3 4 3 7। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल के बताइए, तो हम जरूर आपको बताएंगे। सिंपली आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा ये पूछा गया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण का निगमन कीजिए। तो सिंपली निगमन करने के लिए आपको थोड़ी यहाँ पर ध्यान देना होगा कुछ बात का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि माना कोई फोटान, फोटान क्या होता है, फोटान एक जैसे तो कण जैसे होते हैं जो कि प्रकाश से संबंधित होते हैं, और यहाँ पर इनका वेग जो होता है न्यू होता है। ये जो सिंबल है ये न्यू इसे कहते हैं। और ये जब धरती पर आते हैं तो जब प्रकाश की चाल आप जानते हैं कि इसे सी से यहाँ पर डिनोट किया जाता है, और सी की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू आप जानते हैं। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटान जो कि न्यू वेग से धरती पर आ रहा है, और प्रकाश की चाल जो कि सी होती है। तो अगर आप ये जानते हैं तो सिंपली आप जान लीजिए कि आइंस्टीन का एक प्रकाश वैद्युत समीकरण है, जो कि है बहुत ही ज़्यादा फेमस समीकरण है, जो कि है E = mc²। और यहाँ पर जो यच है ये है प्लांक नियतांक। सिंपली आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे E = mc², इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद मानेंगे E = hν। जहाँ दोस्तों एच न्यू जो कि है प्रकाश के में जो फोटान आ रहा है उसकी यहाँ पर ऊर्जा है। फोटान की ऊर्जा हम लिखेंगे, फोटान द्वारा ली गई ऊर्जा जो कि हमारी है एच न्यू, और प्रकाश की ऊर्जा जो कि हम लिख सकते हैं mc²। अब आप जानते हैं कि जब अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है किसी भी इक्वेशन का, तो उसका राइट हैंड साइड अवश्य ही बराबर होना चाहिए। सिंपली हम यहाँ पर जब यहाँ पर देख सकते हैं कि ई दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड भी बराबर करके लिख देंगे। सिंपली हम लिखेंगे mc² = hν। अब हम सिंपली जब इसे दोनों बराबर कर देंगे तो हम जानते हैं कि एच न्यू इक्वल टू होता है c/λ। अगर आप एक तरंग दैर्घ्य वाला चैप्टर जो कि था हमारा फिजिक्स में, अगर आप उसे पढ़े होंगे तो आपको ये फार्मूला जरूर पता होगा कि न्यू इक्वल टू होता है c/λ। अब हम सिंपली न्यू के स्थान पर c/λ रख देंगे। यहाँ से एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा mc = h/λ। अब हम सिंपली यहाँ पर जानते हैं कि c क्या है, c प्रकाश का वेग है, और v को भी हम एक प्रकार का वेग ही कहते हैं, जो कि हमारे द्वारा या फिर किसी भी वस्तु द्वारा वेग होता है। तो वेग और वेग दोस्तों बराबर हम कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सेम यूनिट ही बराबर हो सकती है, लंबाई लंबाई के बराबर हो सकती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, उसी प्रकार वेग वेग के बराबर हो सकता है। सिंपली हम यहाँ जहाँ पर सी लिखा हुआ है हम यहाँ पर लिख देंगे वी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वी। अब आप ये जानते हैं कि जो कि हमारा P = mv होता है। P क्या क्या है यहाँ पर, P जो कि हमारा एक संवेग है। अब संवेग को हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान गुणे वेग जब आपको दिख गया तो आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं P। अब हम सिंपली यहाँ पर लैम्डा को अगर एक साइड लेके आएंगे,
लैम्डा को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा नीचे। अब हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, और यही जो कि हमारा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समीकरण। तो इस तरीके से आप, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि डी ब्रोगली समीकरण को निगमन कीजिए, तो आप सिंपली इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप निगमन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थे पहले चैप्टर्स के, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, दोस्तों के साथ यार शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो भी आपसे मिलता है दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ पर 5 से 6 से 7 से 8 ज़रूर दोस्त होंगे, और वो भी उनसे भी कहिए ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तभी हमारा मन लगता है कि हम आपको पढ़ा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।